तो चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि एक बार फिर आजम के खिलाफ योगी सरकार का हंटर चला है। इस बार सीएम योगी के आदेश के बाद उस सपा दफ्तर और पब्लिक स्कूल पर ताला लग गया है, जिसे आजम खान ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनवाया था। दरअसल पहले 41,181 वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा किया था, जो कि खत्म किया गया। फिर जौहर की जमीन खाली करने के लिए आजम खान को 7 दिनों का वक्त दिया गया, और जब समय पूरा हो गया तो उसके बाद आज अधिकारियों ने कार्रवाई की है और आजम खान के एसपी ऑफिस को सील कर दिया है। साथ ही रामपुर पब्लिक स्कूल पर भी ताला लगा दिया है, यानी कि जेल में बंद आजम खान का पूरा साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट कि कैसे आजम के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था अवैध तरीके से, वो अब खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की चौतरफा मुसीबतें बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी के जिला ऑफिस को भी सील कर दिया गया है, जो जेल में बंद आजम खान के साथ ही अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस जमीन पर कब्जा कर आजम अवैध तरीके से स्कूल और सियासी दफ्तर चला रहे थे, उस पर सीएम योगी के आदेश के बाद ताला लग चुका है। समय रामपुर पब्लिक स्कूल पे हूँ। मैं आपको दिखा दूं, ये रामपुर पब्लिक स्कूल है, जिसकी योगी सरकार की जो कैबिनेट थी उसने लीज निरस्त की थी। और देखिए, लीज निरस्त करने के बाद शासन ने, रामपुर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद 7 दिन का नोटिस था। नोटिस के बाद जो समय दिया गया, उसके बाद इस पे कार्रवाई की गई। आज ये रामपुर पब्लिक स्कूल सील कर दिया गया। योगी सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की संपत्तियों की लीज खत्म करने का फैसला किया था। इस फैसले के आधार पर रामपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी इस एक्शन से सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया को टेंशन हो रही है। जितनी भी भूमि है 41,181 वर्ग फुट, और जो भवन और ऑब्लिक जो है भूमि, सभी कब्जे में ली जाएगी। सपा कार्यालय द्वारा ये अतिक्रमण करके रोड ही ब्लॉक कर दिया गया। डाबर रोड था यहाँ पर इस तरह। तो प्रशासन आप देख रहे हैं ना, इधर देखिए, कैमरा इधर करिए, गेट लगा हुआ ना, गेट बंद कर दिया गया है। ये इधर से गेट था इसका। दरअसल जहां रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा दफ्तर है, वहां कभी जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए का ऑफिस संचालित हुआ करता था। जब दोनों ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो पुरानी बिल्डिंग खाली हो गई। बिल्डिंग जौहर ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। लीज के समय शर्त रखी गई थी कि इसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वहां रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा दफ्तर खोल लिया गया। अब शर्तों का उल्लंघन होने पर भवन खाली करा लिया गया है। यानी जिस आकाश सक्सेना ने कानूनी लड़ाई के बाद आजम को जेल पहुंचाया, उनकी शिकायत के बाद अब रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा दफ्तर भी आजम के कब्जे से मुक्त करवा लिया गया, क्योंकि इसका निर्माण अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर करवाया गया था। इस बिल्डिंग को भी अलॉट किसी और काम के लिए कराया गया था, लेकिन उसमें भी इनका प्राइवेट जो स्कूल है वो चल रहा है और कोई एक राजनीतिक कार्यालय चल रहा है। हमने ये शिकायत की थी, शिकायत की बारीकी से जांच हुई और अब उस जांच में ये सही पाया गया कि वहां जो कार्य हो रहा है वो उस कार्य के लिए वो प्रीमिसेस वो नहीं दिया गया था। तो बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से पहले वाली बिल्डिंग में भी यही मामला था। आजम ने हमेशा सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग किया है। आजम ने हमेशा सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी जो जौहर ट्रस्ट है उसको बढ़ाने का काम किया है, और आज हर चीज पूरी तरीके से साफ है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। जौहर ट्रस्ट पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के मामले में इस बार एक्शन हुआ है। वहीं आजम खान लगातार कानूनी मामलों में घिरते जा रहे हैं। पिछले दिनों बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, तो अब उनका अवैध साम्राज्य भी छीन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने बड़ा खुलासा किया।
एसपी दफ्तर को लेकर 2007 का एक लेटर उन्होंने जारी किया। आजम ने नगर मजिस्ट्रेट को यह चिट्ठी लिखी थी। पूर्व में बीएसए दफ्तर की बिल्डिंग एसपी को दी थी, आवंटन रद्द करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आजम खान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी विधायक है रामपुर से आकाश सक्सेना, जिन्होंने ये चिट्ठी जारी कर दी है। ये चिट्ठी आवंटन रद्द करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। देखिए, बीएसए दफ्तर की इमारत जिसे समाजवादी पार्टी को दे दी गई थी। आजम ने नगर मजिस्ट्रेट को यह चिट्ठी लिखी थी 2007 में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राम के नाम पर सियासी संग्राम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस बार कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ही राम विरोधियों को निशाने पर लिया है और ये भी कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लोग राम विरोधी हैं। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कुछ कांग्रेसी राम के नाम से नफरत करते हैं। ये नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग हिंदू धर्म गुरुओं का भी अपमान करते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि विपक्षियों ने मोदी विरोध में देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत के चक्कर में देश से नफरत करने लगे हैं। अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? राज्यों में चुनावी जंग के बीच नेताओं की जुबान पर राम का नाम है। मंच जो भी हो, हर सभा में राम मंदिर का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक अयोध्या नगरी का वादा पूरा हो रहा है। जब 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर उद्घाटन की तारीख पास आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। और इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र सौंप दिया है। लेकिन कुछ विपक्षी नेता अब भी जो इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही करारा जवाब दिया है। किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध। प्रमोद कृष्णन जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए तो उसका वो सुझाव देते हैं। आखिर विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से इतनी नफरत क्यों है? आखिर हिंदू आस्था पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सवाल श्री राम मंदिर उद्घाटन पर हो रहे हैं और जवाब खुद सीएम योगी दे रहे हैं।
कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। यानी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा 24 के पटल पर अटल साबित होने वाला है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अब राम विरोधी कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया है। तो वहीं मंच जो भी हो, पीएम मोदी और सीएम योगी राम मंदिर के कामकाज से 24 का आगाज करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कर दिया है कि मोदी विरोध में कुछ लोग देश का विरोध करने लग गए हैं, तो वहीं अब पाकिस्तानी आवाम भी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही। आपको सुनाते हैं पाकिस्तानी शख्स तनवीर ने मोदी विरोधियों को क्या नसीहत दी है। के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। इधर कांग्रेस से पंगा लेने वाले अखिलेश यादव को अब कांग्रेस ने नई चुनौती दे दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर हमारी पार्टी धोखेबाज है तो अखिलेश अब तक गठबंधन में साथ क्यों है, जिस पर अब डिंपल यादव का भी जवाब सामने आ गया है। आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई का दी एंड होने वाला है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने वाले अखिलेश को अब कांग्रेस ने खुली चुनौती दे दी है। अखिलेश यादव को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया है, अगर गठबंधन में नहीं रहना है तो कांग्रेस भी मजबूर नहीं। उन्होंने कहा, अखिलेश मानते हैं कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। अगर अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस गलत पार्टी है, अखिलेश को लगता है कांग्रेस बीजेपी से मिली है, तो अखिलेश को गठबंधन में रहने का कोई हक नहीं। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं, जिसके बाद 24 में भी गठबंधन टूटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में ही सवालों के घेरे में आ गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव रैलियों के दौरान ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो वहीं अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने यह कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब भी परेशानी से घिरी है, समाजवादियों ने उनका साथ दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के रण में जवाब देने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रही हैं। तो क्या अब यादव परिवार में भी विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। मैं नहीं समझती हूँ कि ज़्यादा उम्मीदवार उतारे, हमने बहुत लिमिटेड उम्मीदवार उतारे हैं और हमारा पूरा
केंद्र इसी बात पे है कि हमारे उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ें और जीतें। अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, जब भी सरकार बनाने में ज़रूरत पड़ी है समाजवादी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो मेरा नहीं मानना है कि इस तरह की कोई बात है कि गठबंधन में कोई क्रैक आए हैं या इस तरह की बात। यानी जो लड़ाई अखिलेश यादव ने शुरू की उसे खत्म अब कांग्रेस करने वाली है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को होने वाला है। तभी तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार वापसी कर रही है, फिर से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम लोग कांग्रेस से छीन रहे हैं, वहां पर भी भाजपा का कमल खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इस समय 2024 के लोकसभा की तैयारी है। हम इटावा लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें इस बार जीतेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई उस छोर पर आ गई है जिसके पार गठबंधन में टूट है। तो क्या कांग्रेस नेता के बयान को अखिलेश यादव दिल से लेने वाले हैं या फिर इसी तरह आपस में बयानबाजी होती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही धनतेरस और दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के 1,75,00,000 परिवारों को फ्री रसोई गैस सिलेंडर का तोहफा दिया है। इस अभियान में योगी सरकार 2,312 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे गरीब महिलाएं भी खुशियों वाली दीपावली मना सकेंगी। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। योगी सरकार ने दिवाली पर उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा दिया है। 1,75,00,000 लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जा रहा है और लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वहीं कई उज्ज्वला लाभार्थियों को सीएम योगी ने लोक भवन में चेक भी दिए और दिवाली की शुभकामनाएं दी। दरअसल फ्री सिलेंडर के लिए सरकार 2,312 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एक लाभार्थी को सरकार सिलेंडर रिफिल के लिए 605 रुपए दे रही है। 9,60,00,000 लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने का शुभारंभ किया है। दिवाली के बाद हम होली पर भी फ्री सिलेंडर देंगे। साथ ही कहा, उज्ज्वला योजना समय पर स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने की योजना ही नहीं थी, मां बहनों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था और देखते ही देखते देश के अंदर 9,60,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों को पहली बार फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हो पाए थे। यह केवल एक कनेक्शन नहीं था, उज्ज्वला योजना का यह सौगात उन्हें घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समय पे स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम की शुरुआत तो थी ही, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक उपहार था। योगी सरकार की तरफ से दिवाली गिफ्ट्स मिलने से जहां महिलाएं खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने वो संदेश भी दे दिया जब त्योहार के समय लाठियां चलती थी, लेकिन अब त्योहार पर मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महिला तो बेचारी अपने घर की रसोई बनाने के लिए तैयार बैठी रहती थी। अब रसोई गैस के लिए जाए तो पुरुषों की अलग से दुर्गति होती थी, कहीं पुलिस की लाठी चटकती थी, और अगर वह खाली सिलेंडर लेके आया तो घर में बेलना भी तैयार रहता था। तो ये पुरुष भी परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने दोनों की समस्या का समाधान कर दिया। प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो हम लोगों ने कहा है उसको पूरा करें।
होली में और दिवाली में सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये हमारा वादा था। इस वादे में अभी दीपावली आई तो हम लोगों ने सिलेंडर फ्री में देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। यानी योगी सरकार हर साल दिवाली और होली पर अब मुफ्त में गैस सिलेंडर देगी, जिसे बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इसका पैसा गैस कनेक्शन धारकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए से भेजा जाएगा और सरकार के इस फैसले से 1,75,00,000 गरीब महिलाओं को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।